हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मान्या अकेडमी। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोम जिसका नाम है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो पोम को शुरू करने से पहले इसके बारे में हम कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टाइटल है पोम का, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये जो टाइटल है ये पहले था, बाद में इसको द डैफोडिल टाइटल दे दिया गया। इसका कारण क्या है कि जब हम इस पोम को पढ़ते हैं आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो हमें एक अंदाज़ा लगता है कि ये पोम होगी किसी लोनलीनेस के बारे में या फिर अकेलेपन के बारे में, सूनेपन के बारे में, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं डैफोडिल्स की ब्यूटी को। तो 1875 में एक वर्क आया द गोल्डन ट्रेजरी के नाम से। किसने लिखा ये वर्क? ये वर्क लिखा है फ्रांसिस पेलग्रेव, ये राइटर हैं। इन्होंने इस वर्क के अंदर ये जो पोम है आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, इसका नाम द डैफोडिल्स रख दिया। अब होता क्या है कि जो वर्ड्सवर्थ हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है वो एक रोमांटिक पोइट हैं। अब रोमांटिक होने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है जो आप समझते हैं कि आजकल के लड़का लड़की वाला रोमांस, वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों में जो खुशी ढूंढ लेते हैं वो रोमांटिक होना यहाँ पर बताया गया है। और जो यहाँ वर्ड्सवर्थ हैं वो डैफोडिल्स की ब्यूटी में, और डैफोडिल्स किस तरह से हवा में वेव कर रहा है, अपना हेड को नोट कर रहा है, उसमें अपनी खुशी को ढूंढ लेते हैं। तो होता क्या है कि जो वर्ड्सवर्थ हैं 15 अप्रैल 1802 में अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ हिली एरिया में घूमने के लिए जाते हैं। और उस समय जो मौसम है वो थोड़ा सा ख़राब सा है और हवा चल रही है बहुत तेज़, और उस हिली एरिया के साथ लगकर एक झरना बह रहा है, और झरने के साथ एक कतार में जहाँ तक उनकी नज़रें जाती हैं वहाँ तक जो डैफोडिल्स के फ्लावर हैं वो खिले हुए हैं। और उन्हें देखकर जो वर्ड्सवर्थ हैं बहुत ही ज़्यादा आनंदित होते हैं। पर ये कविता उन्होंने, ये पोम जो है उन्होंने उस समय नहीं लिखी है 1802 में, ये इन्होंने लिखना शुरू किया था 1804 में और पब्लिश करवाई है 1807 में। तो होता क्या है कि पहले जो ये पोम होती है ना वो 3 स्टैंजाज में होती है, और 1815 में इसे फिर से पब्लिश करवाया जाता है, तब इसमें 4 स्टैंजा आते हैं। अब 4 स्टैंजा जो आते हैं वो ये नहीं है कि 3rd स्टैंजा के बाद 4th आ गया, 2nd जो स्टैंजा है वो ऐड किया होता है, और थोड़ी थोड़ी करेक्शंस जो हैं बाकी सारी स्टैंजाज में की होती हैं। तो अब यहाँ पर हम जल्दी से देख लेते हैं राइम स्कीम। बचपन में आपने नर्सरी क्लास में पढ़ा होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार आर। इसमें आपको एक जैसी राइम दिखती है ना, एक जैसी साउंड आते हुए, बस यही हम देखेंगे इस पोम में। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो क्लाउड क्राउड क्लाउड क्राउड मैच कर रहा है ना, हिल्स डैफोडिल्स, तो ये मैच कर रहा है। तो हम जो क्लाउड है उसको ए मान लेते हैं फर्स्ट, और फिर आया हिल्स, तो हिल्स को हम बी राइम स्कीम रख देते हैं, और फिर से जो है क्राउड आया जो कि क्लाउड से मिलता है, तो इसको ए लिख देते हैं, और डैफोडिल्स को बी लिख देते हैं। तो आपने देखा ए बी। अब हम 3rd लाइन पढ़ते हैं। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ट्रीज ब्रीज ये मैच कर रहा है, तो इसको हम सी रख देते हैं। तो हमने देखा कि जो ऊपर से 4 लाइन्स हैं उनकी राइम स्कीम जो है मैच करिए। ये 4 की लाइन है तो इसे हम क्वार्ट्रेन कहेंगे। जो 4 का पेयर बनेगा वो क्वार्ट्रेन होगा, और जो 2 का कपलेट कहेंगे हमें, 2 का जो पेयर रहेगा वो कपल से बना है, कपलेट। तो कपल मतलब 2, तो 2 लाइन्स जो रहेंगी वो एक जैसी रहेंगी, तो ये कपलेट हो जाएगा। चलिए अब हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इसमें कवि ने क्या कहा है। तो फर्स्ट लाइन है आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। अब यहाँ पर वर्ड्सवर्थ क्या कहता है कि मैं ऐसे घूम रहा था जैसे एक अकेला बादल की तरह मैं घूम रहा था, दैट फ्लोट्स
ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। ठीक है, तो जो कि फ्लोट कर रहा था, जैसे पानी बहता है ना, वैसे ही जो बादल है वो वेल्स वैली के ऊपर और हिल्स के ऊपर ऊंचाइयों में ऐसे बहता चला जा रहा था। किसकी तरह? एक अकेला बादल घूम रहा था। तो ये जो अकेलापन है, घूमने का जो प्रोसेस है, ये किसका होता है? ये होता है इंसानों का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लाउड का जो है पर्सोनिफिकेशन किया गया है, और यहाँ पर एज का यूज़ हुआ है। तो हम जानते हैं कि जब एज का यूज़ होता है और कंपैरिजन होती है दो अलग चीज़ों में, तो वहाँ पर सिमिली होती है। तो यहाँ पर जो पोइट है उसने यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन और सिमिली का यूज़ किया है। और हम यहाँ पर देखते हैं दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। ह कि जो साउंड है ये, इसमें हम एलिट्रेशन भी कह सकते हैं। अगली लाइन है व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड। और जब अचानक मैंने एक क्राउड को देखा। किसका क्राउड था? अ होस्ट, होस्ट मतलब झुंड, ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। गोल्डन डैफोडिल्स कहा है उसने यहाँ पर। आप देखते हैं कि जो डैफोडिल्स है वो पीले रंग का होता है, पर यहाँ पर जो पोइट है उसने इसे एक्सजरेट करके दिखाया है, इसे गोल्डन बताया है डैफोडिल्स को। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है? बिसाइड द लेक। ये कहाँ थे? लेक के साइड में। बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटरिंग का मीनिंग होता है कि जो इजीली और क्विकली क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे। किस में? ब्रीज में। जो हवा बह रही थी उसमें इजीली और क्विकली मूव कर रहे थे, और जो उनकी जो मूवमेंट थी ना, वो ऐसी लग रही थी जैसे कि जो फ्लावर है डैफोडिल्स के, वो डांस कर रहे हों। तो अब हम देखते हैं कि हमने इस पोएम में इस जो स्टैंजा है इसमें देखा कि क्लाउड में हमने पर्सोनिफिकेशन किया है पोइट ने, और इसके बाद हमने देखा कि एज का यूज़ किया है, तो इसका मतलब सिमिली है, और ह में जो है एलिट्रेशन है। अब जो थर्ड लाइन है उसमें हमने देखा क्राउड। ये क्राउड किसका हो सकता है? और होस्ट जो है झुंड, वो क्राउड के लिए ही यूज़ हुआ है। किसका हो सकता है? ये भी इंसानों का के लिए ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। और अब अगली लाइन में बिसाइड और बीनीथ, ब इसमें एलिट्रेशन हो सकता है। और नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखें फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो जो डांस करने की जो प्रोसेस है, जो एक्शन है, वो कौन करता है? वो करता है इंसान। तो यहाँ पर भी जो है ना पर्सोनिफिकेशन हुआ। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मीटर कौन सा यूज़ हुआ है। अब ये मीटर क्या होता है? मीटर बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब भी हम कोई वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो वो वहाँ पे कौन सा, कहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है, कहाँ पे अनस्ट्रेस होकर हमें बोलना होता है। पिच देखते हैं ना आप, टोन जो है, कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है। तो ये जो है ना, इसको हम मीटर में काउंट करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जब हम कहते हैं आई वंडर्ड, है ना, वन, तो वह जो है इस पे स्ट्रेस आ रहा है, आई पे स्ट्रेस नहीं आ रहा है। पहले अनस्ट्रेस्ड है, फिर स्ट्रेस है। डर्ड जो है वो हम धीरे से बोलते हैं, तो ये अनस्ट्रेस्ड है। फिर लोन जो है इसमें जोर दे के बोलते, लीव को थोड़ा सा कम। एज तो इस पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं। अ जो है अनस्ट्रेस्ड है। क्लाउड है ना, तो इस पे स्ट्रेस्ड है और पीछे अनस्ट्रेस्ड है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे फोर जो हैं अनस्ट्रेस्ड हैं और फोर जो है स्ट्रेस्ड हैं। तो ये फोर का जो पेयर है ना, इसको हम कहेंगे टेट्रामीटर। ठीक है, अगर 4 का पेयर है तो इसे टेट्रामीटर कहेंगे। अगर ये 5 का पेयर हो जाता तो हम पेंटामीटर कहते, 6 का होता तो हेक्सामीटर कहते। तो यहाँ पे 4 का है तो हम यहाँ पर टेट्रामीटर कहेंगे। और हम क्या देखते हैं कि पहले अनस्ट्रेस्ड आया, फिर स्ट्रेस्ड आया, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड आया। इसको क्या कहते हैं? तो जब अनस्ट्रेस्ड के बाद स्ट्रेस्ड आता है और ऐसा पेयर बनता है तो हम उसे कहते हैं आयम्ब। तो आयम्बिक टेट्रामीटर यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। चलिए आगे के स्टैंजा को देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो पोइट ने डैफोडिल्स देखे थे वो कैसे थे। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। वो लगातार एक तरफ से दिखाई दे रहे थे और
कैसे थे? ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे आकाश गंगा में तारे चमकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वो दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ पर जो पोइट हैं उन्होंने बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर एक्सोरेशन करके दिखाया है, तो यहाँ पर यूज़ हुआ है हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच का। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे। और वो कैसे थे कि जो खाड़ी के मार्जिन में, साइड साइड में, अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे, दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, कि ख़त्म ना होने वाली लाइन के जैसे वो लगातार ऐसे दिखाई दे रहे थे खिले हुए। तो यहाँ पर भी जो पोइट है ना, उसने जो नेवर एंडिंग लाइन है यहाँ पर हाइपरबली का यूज़ हुआ है। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। अब यहाँ पर भी हाइपरबली है कि 10,000 देख लिए एक बारी में, उसने 10,000 देखे एट अ ग्लांस, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, कि अपने हेड को हिला रहे थे, टॉस कर रहे थे। और कैसे डांस था उनका? लाइवली। स्प्राइटली मतलब लाइवली, जीवंत जो डांस था। अभी जो डांस करने का प्रोसेस है ये किसका होता है? पहले बताया था ना, डांस करने का जो प्रोसेस है वो इंसानों का होता है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हुआ है। और इस स्टैंजा की स्टार्टिंग लाइन में हमने देखा ना, कंटिन्यूअस एज का इस्तेमाल किया है, एज द स्टार्स दैट शाइन, एज का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर सिमिली भी है। तो इस स्टैंजा में पर्सोनिफिकेशन, सिमिली और हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल पोइट ने किया है। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। तो अब यहाँ पे क्या है कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो मौसम है वो थोड़ा सा ख़राब था, तो हवा की वजह से जो डैफोडिल्स हैं वो तो डांस कर ही रहे थे, और जो डैफोडिल्स थे वो झील के किनारे थे, तो जो झील का पानी है उसमें भी थोड़ी सी हलचल थी, और वो जो हलचल है वो डांस की तरह दिख रही थी, कि जो वेव्स हैं वो भी डांस कर रहे हैं और डैफोडिल्स भी डांस कर रहे हैं, बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। पर जो डैफोडिल्स थे उन्होंने उसके जो वेव्स की डांस थी उसको भी मात दे दिया था डांस करने के मामले में, और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे थे और वो खुशी से जो है वेव कर रहे थे। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे। अब यहाँ पर एक पोइट, अब यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है? एक पोइट कर भी क्या सकता था? क्या होने के? खुश होने के। बी गे, गे मतलब खुशी, जॉय, खुश होने के सिवा कर भी क्या सकता था? इन सच अ जोकेंट कंपनी, और इस तरह, जोकेंट मतलब जॉयफुल कंपनी में, और इस तरह की जॉयफुल कंपनी में एक पोइट कर भी क्या सकता था खुश होने के सिवा? आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैंने देखा और देखा, बट लिटिल थॉट। अब यहाँ पर लिटिल का इस्तेमाल किया है, तो अगर आपने थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ी होगी तो अ लिटिल अगर आता यहाँ पर तो यानी कुछ थोड़ा बहुत होता, पर यहाँ पर लिटिल का इस्तेमाल किया है, तो उसने कुछ भी नहीं सोचा। मतलब किस बारे में नहीं सोचा? वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। क्या चीज़? क्या वेल्थ जो है, क्या खजाना ये जो शो है, शो क्या, जो डांस है डैफोडिल्स का, वो मेरे लिए लेकर आया है। उस समय जब 1802 में जब वर्ड्सवर्थ यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं, पर जब अब मैं अकेले मूड में हूँ और उदास हूँ तो उनके बारे में सोचता हूँ, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि ये जो डांस है, ये जो शो है डैफोडिल्स का, वो मेरे लिए क्या खजाना लेकर आया था। तो अब हम इस स्टैंजा में अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पर द वेव बिसाइड देम डांस्ड है ना, ये जो ग्ली है, गे होना है, और जॉकेंट कंपनी है जो, इसमें किसका प्रयोग हुआ है? पर्सोनिफिकेशन का। और अगर हम थोड़ा बहुत देखें तो गेज्ड, गेज्ड में ग की साउंड आती है, तो एलिट्रेशन कह सकते हैं, पर मेनली यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है पोइट ने। तो अब हम आखिरी स्टैंजा को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट का मतलब ऑफन। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, काउच मतलब सोफ़ा के जैसा होता है, लाई लेटता हूँ। इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, वेकेंट मतलब जब मैं कुछ नहीं सोच रहा होता, और इन पेंसिव, पेंसिव मतलब जब मैं
किसी सोच में डूबा होता हूँ या तो जब मैं उदास होता हूँ, इस तरह के मूड में होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। और दे मतलब दे किसके लिए यूज़ हुआ है? डैफोडिल्स के लिए। उनका जो फ्लैश है मेरी इनवर्ड आई मतलब माइंड में फ्लैश करते हैं। कब करते हैं? जब मैं अकेला होता हूँ, पेंसिव मूड में होता हूँ, या तो मैं बहुत उदास होता हूँ या बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहा होता हूँ, तो जो उनकी जो यादें हैं वो मेरी इनवर्ड आई में, मेरे माइंड में फ्लैश कर जाती हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि क्या है? ब्लिस का मतलब होता है कि एक्सट्रीम जॉयफुल जो स्टेट होती है ना, उसको बोलते हैं। तो वो क्या है और किसका है? वो जो जॉयफुल स्टेट है, मोमेंट है, वो कब होती है? सॉलिट्यूड में, एकांत में, जो कि ब्लिस है सॉलिट्यूड का। और जब मैं अकेला होता हूँ, उदास होता हूँ या मैं कुछ नहीं सोच रहा होता हूँ, तो ऐसे में उनकी जो यादें हैं, वो डांस करने का जो पूरा दृश्य था वो मेरी आँखों में, इनवर्ड आई में, सॉरी, माइंड में फ्लैश करता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और मेरा हार्ट जो है वो प्लेजर से, खुशी से भर जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब आप अकेले होते हैं और बहुत दुखी होते हैं या एकांत में होते हैं, तो पुरानी यादों को, पुराने पलों को, पुरानी बातों को याद करके मन ही मन मुस्कुराते होंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही वर्ड्सवर्थ के साथ होता है। अब ये जो यादें हैं, ये उन्होंने जो डैफोडिल्स हैं वो देखी तो 1802 में थी। हाँ, ये जो राइटिंग है वो 1804 में लिखी थी और पब्लिश हुई थी 1807 में। पर आज भी जब वो उदास होते हैं और अकेले होते हैं, तो उन जो डांस का जो शो था डैफोडिल्स का, उसे याद करते हैं। वो जो पूरा सीन है उनकी माइंड में फ्लैश करता है और उनका हार्ट प्लेजर से फिल हो जाता है एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मन ही मन उन्हीं यादों में डांस करने लगता है डैफोडिल्स के साथ। तो ये तो थी ब्यूटीफुल सी पोएम, पर इस स्टैंजा में हम देख लेते हैं यहाँ पर इनवर्ड आई का इस्तेमाल जो है ना माइंड के लिए किया गया है। तो यहाँ पर जो माइंड के लिए इनवर्ड आई का इस्तेमाल किया गया है, मेटाफर का यूज़ किया है पोइट ने। तो गाइज़, ये थी आज की पोम, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।